गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर कविता गर्ग फ्रॉम इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट INPG कॉलेज मेरठ। तो आज हम कोर्स टाइटल इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन में यूनिट 3 का टॉपिक डिस्कस करेंगे, वेस्टेज इन एजुकेशन, यानी शिक्षा में अपव्यय। शिक्षा में अपव्यय शिक्षा किसी भी राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक विकास का आधार होती है। शिक्षा पर किया गया व्यय केवल उपभोग नहीं बल्कि निवेश माना जाता है। अभी पिछले चैप्टर में हमने शिक्षा उपभोग और निवेश के रूप में बहुत विस्तार से चर्चा की थी। तो शिक्षा पर किया गया व्यय केवल उपभोग नहीं बल्कि निवेश माना जाता है, क्योंकि इससे मानव पूंजी का निर्माण होता है। परंतु जब शिक्षा प्रणाली में संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं हो पाता, यानी जो एजुकेशन हम ले रहे हैं उसमें जो संसाधनों का प्रयोग करते हैं, संसाधन हमारा समय, हमारा धन, हमारा श्रम, ठीक है, नहीं हो पाता और अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते, तब इसे शिक्षा में अपव्यय कहा जाता है। शिक्षा में अपव्यय का अर्थ है समय, धन, श्रम, प्रतिभा और शैक्षिक संसाधनों का ऐसा व्यर्थ व्यय जिससे शिक्षा का लक्ष्य पूर्ण ना हो सके। यानी जब हम कोई भी शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उसमें हम अपना श्रम, अपना धन, अपना समय सब लगाते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से जब हमारी शिक्षा पूर्ण नहीं हो पाती, यानी हमारा जो ऑब्जेक्टिव, हमारा जो गोल, हमारा जो उद्देश्य था शिक्षा को पूर्ण करना, जब वो पूरा नहीं हो पाता तो हम कहते हैं शिक्षा में अपव्यय हुआ है। अर्थशास्त्रियों जैसे शुल्ट और गैरे बेकर ने शिक्षा को मानव पूंजी निर्माण का प्रमुख साधन माना है। उनके अनुसार जब विद्यार्थी शिक्षा अधूरी छोड़ देता है तो उसकी कौशल वृद्धि अधूरी रह जाती है और समाज को अपेक्षित आर्थिक लाभ नहीं मिल पाता। इस प्रकार शिक्षा में अपव्यय व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तर पर हानि पहुंचाता है। अब शिक्षा में अपव्यय व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों पक्षों को हानि कैसे पहुंचाता है? फॉर एग्जाम्पल, जब हम कोई भी एजुकेशन लेते हैं तो क्या होता है, उसका मेन उद्देश्य होता है हमारी स्किल को डेवलप करना, हमारे कौशल में वृद्धि करना। लेकिन जब हमारी शिक्षा पूर्ण नहीं हो पाती है तो हमारा जो कौशल होता है वो डेवलप नहीं हो पाता। तो व्यक्तिगत हानि क्यों हुई? क्योंकि हमारी पर्सनालिटी डेवलप हो सकती थी, हो सकता है वो हमारे लिए इनकम सोर्स जनरेट कर पाता, ठीक है, पहला पक्ष वो। दूसरा सामाजिक पक्ष, यानी हो सकता है उस स्किल को डेवलप करके हम एक समाज को कोई नई देन टेक्नोलॉजी के रूप में दे पाते, कोई इनोवेशन कर पाते। तो अगर शिक्षा में अपव्यय है तो वो व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों पक्षों को हानि पहुंचाता है। अब बात करते हैं शिक्षा में अपव्यय की संकल्पना। शिक्षा में अपव्यय से आशय है शैक्षिक संसाधनों, समय, धन, श्रम और मानवीय क्षमता का ऐसा व्यर्थ व्यय जिससे शिक्षा का निर्धारित लक्ष्य पूरा ना हो पाए। ये मुख्यतः हम दो रूपों में देखते हैं। जो पहला पक्ष है वो है हमारा ड्रॉप आउट और दूसरा है हमारा पुनरावृत्ति या रेपिटेशन। अब बात करते हैं हम ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट क्या होता है? ड्रॉप आउट से आशय उस स्थिति से होता है जब कोई विद्यार्थी अपनी शिक्षा को निर्धारित स्तर तक पूरा करने से पहले ही विद्यालय या महाविद्यालय छोड़ देता है, अर्थात वह पढ़ाई को बीच में ही स्थायी रूप से त्याग देता है। शिक्षा के अर्थशास्त्र में ड्रॉप आउट को शिक्षा में अपव्यय का प्रमुख रूप माना जाता है, क्योंकि विद्यार्थी पर अब तक जो समय, धन और संसाधन खर्च किए गए होते हैं उनका अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त नहीं हो पाता। ड्रॉप आउट के कई कारण हो सकते हैं, यानी जो बच्चा शिक्षा को बीच में ही छोड़ देता है वो कई कारणों से हो सकती है। जैसा पहला है आर्थिक कठिनाई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। सेकंड है पारिवारिक जिम्मेदारियां, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से शिक्षा बीच में छूट जाती है। बाल श्रम, नेक्स्ट सामाजिक कुरीतियां, बाल विवाह, विद्यालय की दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम आपका जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसका डिस्टेंस, शिक्षण की गुणवत्ता में कमी या पढ़ाई में रुचि का अभाव। और मोस्टली ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या अधिक देखने को मिलती है और विशेषकर बालिकाओं के संदर्भ में। अतः ड्रॉप आउट केवल व्यक्तिगत हानि नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए भी बाधक बनता है।
अब बात करते हैं पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति क्या होती है? जब कोई विद्यार्थी एक ही कक्षा में निर्धारित शैक्षिक मानकों को पूरा नहीं कर पाता और अगली कक्षा में प्रोन्नत नहीं किया जाता, बल्कि उसे उसी कक्षा में बार बार यानी दोबारा पढ़ना पड़ता है, तो इस स्थिति को पुनरावृत्ति या स्थगन कहा जाता है। यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा 5th में है, 6th में, 7th में, 12th में है, ग्रेजुएशन में है और वो किन्हीं कारणों से उस परीक्षा को पास करने में चूक हो जाती है, उससे वो पास नहीं कर पाता है और दोबारा उसको वही कक्षा में बैठना पड़ता है, वही परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, तो ऐसे में क्या होता है, इस स्थिति को कहा जाता है पुनरावृत्ति स्थिति। इसका अर्थ है कि छात्र की शैक्षिक प्रगति अस्थायी रूप से रुक जाती है और वह अपने साथियों के साथ आगे नहीं बढ़ पाता। पुनरावृत्ति सामान्यतः तब होती है जब इसके बहुत से कारण हैं, जैसे विद्यार्थी परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी जब एक विद्यार्थी एक परीक्षा में फेल हो जाता है तो वापस उसे उसी कक्षा में एडमिशन लेना पड़ता है। उपस्थिति कम रहती है, आप देख रहे हो आपके कॉलेज में भी कई जगह ऐसा होता है जहां हमारी अटेंडेंस मांगी जाती है। अगर अटेंडेंस कम होती है तो बच्चे को फेल कर दिया जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसको वापस उसी कक्षा में प्रवेश लेना पड़ता है या विषय वस्तु को अपेक्षित स्तर तक समझ नहीं पाता। सपोज आपने किसी कक्षा में एडमिशन लिया है और आपका जो वो सिलेबस है, उसका जो कंटेंट है वो आपको बहुत टिपिकल लगता है, समझ नहीं आता, और समझ नहीं आएगा तो क्या होगा, आप परीक्षा अच्छी नहीं दे पाओगे और परीक्षा अच्छी नहीं होगी तो नेचुरल है आप फेल भी हो सकते हो। एक कंडीशन ऐसी हमारी आ सकती है। कभी कभी पारिवारिक, आर्थिक, स्वास्थ्य संबंधी या मनोवैज्ञानिक कारण भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। इसका प्रभाव केवल शैक्षिक नहीं बल्कि भावात्मक और सामाजिक भी होता है। यानी जो पुनरावृत्ति होती है, यानी जब बच्चा बार बार फेल होता है, एक ही कक्षा में बार बार पढ़ता है, तो उसका प्रभाव भावात्मक और सामाजिक भी होता है। बार बार असफल होने से छात्र का आत्मविश्वास कम हो जाता है। आप भी देखते हैं कभी कभी हमारे मार्क्स कम होते हैं तो क्या होता है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। हम बार बार विचार करते हैं कि कहाँ हमारे पढ़ाई में, किस चीज में हमारे में कमी रह गई है। ठीक है, हीन भावना उत्पन्न हो सकती है और विद्यालय के प्रति रुचि घट सकती है। कुछ मामलों में यह विद्यालय छोड़ने यानी ड्रॉप आउट की संभावना भी बढ़ा देता है। हालांकि यदि उचित मार्गदर्शन, अतिरिक्त शिक्षण सहयोग, परामर्श और प्रेरणा दी जाए तो पुनरावृत्ति को सुधार का अवसर भी बनाया जा सकता है। यानी अगर हम समय पर छात्र को, यानी जो बच्चा बार बार फेल हो रहा है, उसको मोटिवेट करें, ठीक है, या उसको एक्स्ट्रा क्लासेस जैसे आपको सुविधाएं दी जाती है रिमेडियल क्लासेस की, ऐसा कोई सहयोग करे तो ऐसा भी हो सकता है कि उसकी पुनरावृत्ति जो है वो छूट जाए, यानी कि हो सकता है वो अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण कर ले। इसलिए आवश्यक है कि विद्यालय और अभिभावक मिलकर विद्यार्थी की कठिनाइयों को समझे और समय रहते समाधान प्रदान करें। यानी इसमें शिक्षक के साथ साथ पेरेंट्स की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है यदि हमें पुनरावृत्ति से छुटकारा दिलाना है। पुनरावृत्ति से संबंधित आंकड़े देखिए बच्चों, जो रिपीटेशन की प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। इसका एक डाटा चार्ट है। अगर हम प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 5 तक की बात करें तो यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस के अनुसार भारत में प्राथमिक स्तर पर लगभग 1 से 2% विद्यार्थी को कक्षा दोहरानी पड़ती है। यानी अगर वो उस कक्षा में फेल हो जाता है तो दोबारा उसे उस कक्षा को ही एडमिशन लेना, कक्षा में ही प्रवेश लेना पड़ता है। इस स्तर पर पुनरावृत्ति अपेक्षाकृत कम होती है क्योंकि कई विद्यालयों में स्वतः प्रोन्नति की नीति लागू है। यानी इसमें चांसेस थोड़े कम होते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं कहीं हम बच्चे को खुद प्रमोट कर देते हैं। दूसरा है उच्च प्राथमिक स्तर, जो हम कक्षा 6 से 8 तक की बात करते हैं। इस स्तर पर पुनरावृत्ति दर लगभग 2 से 3% तक पाई जाती है और इसका कारण है कठिन पाठ्यक्रम, विषयों की बढ़ती संख्या और कम शैक्षणिक सहायता इसके कारण है। तीसरा है माध्यमिक स्तर, यानी कक्षा 9 से 10। इस स्तर पर पुनरावृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है और लगभग 4 से 6% विद्यार्थी किसी कक्षा में रुक जाते हैं। बोर्ड परीक्षाओं का दबाव और विषयों की जटिलता इसके प्रमुख कारण है। आपने देखा है ना, जब 10th के या 12th के एग्जाम आते हैं तो हम बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा टेंस हो जाते हैं। तो क्या होता है, कहीं ना कहीं ये चीजें हमारी पढ़ाई पे, हमारे एग्जाम पर प्रेशर बनाती हैं। नेक्स्ट है उच्च माध्यमिक स्तर, यानी कक्षा 11 से 12। यहाँ लगभग 3 से 5% विद्यार्थियों को असफल होने के कारण कक्षा दोहरानी
पड़ सकती है। विशेषकर विज्ञान और गणित जैसे विषयों में असफलता अधिक देखी जाती है। कई बार आप देखते हो ना, सब कहते हैं आर्ट स्ट्रीम तो बहुत इजी होती है, साइंस और कॉमर्स बहुत टफ होते हैं। तो वास्तव में ऐसा कई बार होता है, जो मैथ्स और जो साइंस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो थोड़ा टिपिकल फॉर्म में होते हैं, तो उसको हर एक बच्चा आसानी से नहीं समझ पाता। तो इसीलिए ऐसे विषयों में थोड़ा उत्तीर्ण होने की संभावना ज्यादा, अनुत्तीर्ण होने की संभावना ज्यादा होती है। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा यानी कॉलेज या विश्वविद्यालय की यदि हम बात करते हैं तो ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन के अनुसार उच्च शिक्षा में हर वर्ष लगभग 5 से 7% विद्यार्थी किसी न किसी कारण से वर्ष दोहराते हैं या पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देते हैं। ड्रॉप आउट और पुनरावृत्ति में अंतर, आपने दोनों को पढ़ लिया है। ड्रॉप आउट क्या होता है, पुनरावृत्ति क्या होती है। अब अगर इसको हम संक्षेप में बात करते हैं तो कुछ पॉइंट्स दिए हैं, यानी कि अर्थ के आधार पर यदि हम बात करते हैं तो ड्रॉप आउट मतलब पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देना, अधूरी। दूसरा है पुनरावृत्ति, उसी कक्षा को दोबारा पढ़ना, यानी कि पढ़ाई में यदि आप 12th के स्टूडेंट और आपने 12th बीच में ही छोड़ दी तो आपने ड्रॉप आउट किया है। लेकिन यदि आप 12th के एग्जाम्स में परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए हैं और अगले वर्ष दोबारा ही 12th में एडमिशन लिया है तो कहा जाएगा पुनरावृत्ति। शिक्षा से संबंध की बात अगर हम करते हैं तो विद्यार्थी शिक्षा प्रणाली से बाहर हो जाता है ड्रॉप आउट में, और विद्यार्थी शिक्षा प्रणाली में बना रहता है। ठीक है, यानी क्योंकि वो फेल होकर दोबारा उसी कक्षा में प्रवेश लिया है तो इसका मतलब वो पढ़ाई से जुड़ा हुआ है। कारण की यदि बात करते हैं तो ड्रॉप आउट का कारण है आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक समस्याएं, जबकि पुनरावृत्ति में कारण जो है वो है आपकी असफलता या कमजोर अध्ययन, या अपनी आप असफल हो गए हो या आपने अपनी स्टडी को प्रॉपर तरीके से नहीं किया है। परिणाम की बात करते हैं, ड्रॉप आउट में शिक्षा का पूर्ण नुकसान, यानी कि क्योंकि आपने शिक्षा को छोड़ ही दिया है इसलिए हमारा जो नुकसान हुआ है वो पूरा हो गया, पूरी तरह से हो गया है। जबकि पुनरावृत्ति में समय और संसाधनों की अतिरिक्त बर्बादी होती है। उदाहरण की यदि बात करते हैं तो ड्रॉप आउट में जैसे फॉर एग्जाम्पल कक्षा 8 के बाद पढ़ाई छोड़ देना, और पुनरावृत्ति की बात करते हैं कक्षा 9 में फेल होकर फिर से कक्षा 9 पढ़ना। ये छोटा सा संक्षेप में डिफरेंस आया है दोनों का। अतः हम कह सकते हैं कि ड्रॉप आउट और पुनरावृत्ति दोनों शिक्षा में अपव्यय के ही रूप हैं। ड्रॉप आउट शिक्षा प्रणाली से स्थायी रूप से बाहर निकलने को दर्शाता है, जबकि पुनरावृत्ति शिक्षा जारी रखते हुए एक ही कक्षा को दोबारा पढ़ने की स्थिति को बतलाता है। अब है शिक्षा में अपव्यय के प्रमुख कारण। ये तो हमने पढ़ा था शिक्षा में अपव्यय की दोनों संकल्पनाएं कि ड्रॉप आउट किन कंडीशंस में होता है, पुनरावृत्ति क्या है। अब हम जानते हैं कि जो शिक्षा में अपव्यय है उसके प्रमुख कारण क्या हैं विस्तार से। पहला है हमारा आर्थिक कारण। यदि हम आर्थिक कारण की बात करते हैं तो देखिए आर्थिक कारण क्या है, गरीबी शिक्षा में अपव्यय का सबसे बड़ा कारण है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चे क्या होता है, पढ़ाई के साथ साथ छोटे मजदूर जैसे मजदूरी कार्य करने लगते हैं, तो कई बार क्या होता है वो पूरी तरह विद्यालय छोड़ देते हैं ताकि परिवार की आय में योगदान दे सकें। इसके अलावा विद्यालय का शुल्क, पुस्तकें, उनकी ड्रेस, परिवहन के साधन, इन पर भी उनको खर्चा करना पड़ता है जो वो वहन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उन्हें शिक्षा को छोड़ना पड़ता है। दूसरा है पारिवारिक कारण। पारिवारिक कारण यानी आप देखते हैं कहीं कहीं क्या होता है, माता पिता जो होते हैं वो अनएजुकेटेड होते हैं, उनमें अवेयरनेस नहीं होती शिक्षा के प्रति, यानी उनको लगता है ठीक है बच्चे ने एजुकेशन ली है, ठीक है, नहीं ली है तो कोई बात नहीं है। तो जब अभिभावक शिक्षा के महत्व को नहीं समझते हैं तो वो बच्चे को नियमित उपस्थिति और पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं देते। इसके अलावा घरेलू कलह, अस्थिर पारिवारिक वातावरण, माता पिता का अलगाव, ये सभी कारण भी हैं जो बच्चों की पढ़ाई में बाधा डालते हैं। तीसरा है हमारा सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण। कई सामाजिक मान्यताएं हैं जो शिक्षा में अपव्यय का कारण बनती है, जैसे हमारे बाल विवाह, लैंगिक भेदभाव यानी लड़के और लड़कियों में भेदभाव, और रूढ़िवादी सोच के कारण भी लड़कियों की शिक्षा बाधित होती है। कुछ समुदायों में धारणा होती है कि लड़कियों को शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती, परिणाम स्वरूप वो क्या होता है, वो अपना विद्यालय छोड़ देती हैं। नेक्स्ट है विद्यालय संबंधी कारण। अब विद्यालय संबंधी कौन से कारण हो सकते हैं, यानी कि जब आपने देखा है कभी कभी विद्यालय में क्या होता है, पर्याप्त कक्षाएं नहीं हो पाती हैं, या
अच्छे स्वच्छ शौच की व्यवस्था नहीं है, पुस्तकालय नहीं है या प्रयोगशाला की कमी है, खेल की सुविधाएं नहीं है, तो ऐसे में क्या होता है, बच्चे का जो इंटरेस्ट होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो पढ़ाई बीच में छोड़ देता है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली। आपने देखा है कभी कभी पाठ्यक्रम बहुत टफ लगता है या हमें जो एग्जाम पैटर्न है वो बहुत टफ लगता है। फॉर एग्जांपल अभी आप देख रहे हैं एनईपी में बच्चों, आप लोग भी, क्या होता है कई बार आपको लगता है यार अभी तो इंटरनल एग्जाम दिया था, फिर इंटरनल एग्जाम, असाइनमेंट्स, तो आप को वो परीक्षा प्रणाली अच्छी लगी जो ईयरली चलती थी। तो सेमेस्टर सिस्टम प्रणाली जो है वो लोगों को थोड़ा कम अट्रैक्ट कर रही है। तो ऐसे में क्या होता है, जब हमें परीक्षा प्रणाली बहुत टफ लगती है या सपोज आप देखते हो कहीं कहीं प्रैक्टिकल वर्क कम होता है, थ्योरेटिकल ज्यादा होता है, यानी कि रटने पर ज्यादा बल दिया जाता है, तब भी क्या होता है, बच्चा उससे ऊब जाता है और वो अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देता है। स्वास्थ्य संबंधी कारण कुपोषण, बार बार बीमार पड़ना, मानसिक तनाव और शारीरिक कमजोरी भी विद्यार्थियों की उपस्थिति और एकाग्रता को कम करती है। गरीब परिवारों के बच्चों को पर्याप्त पोषण और स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती, जिससे उनका शैक्षिक प्रदर्शन कमजोर होता है और वो अपने शिक्षा को बीच में ही छोड़ देते हैं। भौगोलिक कारण यानी दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय की दूरी अधिक होती है। परिवहन की सुविधा न होने से बच्चे नियमित रूप से विद्यालय नहीं जा पाते। आपने देखा है जो पहाड़ी, रेगिस्तान ऐसे जो क्षेत्र हैं वहां से आने जाने में विद्यार्थियों को अधिक समस्या होती है, जिसकी वजह से वो शिक्षा को बीच में ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है प्रशासनिक एवं नीतिगत कारण। शिक्षा नीति का प्रभावी क्रियान्वयन न होना, संसाधनों का असमान वितरण और निगरानी की कमी भी अपव्यय को बढ़ाते हैं। योजनाएं तो तभी बनती हैं परंतु उनका सही कार्यान्वयन नहीं हो पाता। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक कारण। ये बहुत बड़ा कारण है हमारी शिक्षा को बीच में छोड़ने का। आत्मविश्वास की कमी। कभी कभी आप देखते हो हम प्रवेश तो ले लेते हैं लेकिन हमें लगता है पता नहीं हम ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बहुत डाउन होता है। परीक्षा भय, एग्जाम देने से डर लगता है। हीन भावना और प्रेरणा का अभाव भी विद्यार्थियों को पढ़ाई से दूर कर देता है। बार बार असफलता मिलने पर वे स्वयं को अयोग्य समझते लगते हैं और विद्यालय छोड़ देते हैं। जैसे आपने कई बार देखा एक बच्चा फेल होता है तो उसको अपने आप से हीनता आ जाती है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा क्रिएट होने लगते हैं जो हमारी पढ़ाई को इफेक्ट करते हैं। तकनीकी एवं आधुनिक चुनौतियां, आप देख रहे हैं एआई का युग आ रहा है, धीरे धीरे पढ़ाई का जो तरीका है वो बदल रहा है। पहले चॉक डस्टर चलता था, अब आपकी प्रेजेंटेशन भी शुरू हो गई है, आपको पीपीटी बनानी है, असाइनमेंट किस तरह से सबमिट करने हैं। लेकिन क्या होता है जैसे बच्चे हैं उन्हें कंप्यूटर चलाना नहीं आता तो क्या होता है वो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाते, और जब अडॉप्ट नहीं कर पाते तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी कम हो जाता है और वो धीरे धीरे शिक्षा से दूर होते चले जाते हैं। अब बात करते हैं शिक्षा के अपव्यय के दुष्परिणाम, यानी शिक्षा का जो अपव्यय उसके बुरे प्रभाव, ये दुष्परिणाम यानी बुरे प्रभाव क्या है। हम बात करते हैं भारत और विकासशील देश में जहां मानव पूंजी निर्माण विकास की आधारशिला है, शिक्षा में अपव्यय गंभीर चिंता का विषय है। इसके प्रमुख कारण जो है, पहला है राष्ट्रीय संसाधनों की हानि, यानी आप देख रहे हो शिक्षा पर सरकार लगातार कुछ ना कुछ योजनाएं बना रही है, खर्चा कर रही है, तो शिक्षा पर सरकार भारी निवेश करती है। विद्यालय पर, भवन पर, पुस्तकें, वेतन, छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन, प्रशिक्षण आदि, इन सभी पे सरकार बहुत बड़ी मात्रा में खर्चा कर रही है। जब विद्यार्थी बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, बार बार असफल होते हैं, तो यह निवेश अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाता। परिणाम स्वरूप समय, धन और ऊर्जा का अपव्यय होता है। यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ डालता है और अन्य विकास योजनाओं के लिए संसाधन कम पड़ जाते हैं, क्योंकि सरकार अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा एजुकेशन पर खर्च करती है। भारत में शिक्षा पर सरकार हर वर्ष बहुत बड़ा बजट बनाती है। आप देखिए इसमें थोड़ा सा डेटा दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार देश में लगभग 24.8 करोड़ विद्यार्थी, 15 लाख विद्यालय और लगभग 98 लाख शिक्षक हैं जिन पर सरकार को भारी खर्च करना पड़ता है। फिर भी यदि विद्यार्थी बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं तो इस यह निवेश जो है वो व्यर्थ माना जाता है। उदाहरण के लिए हमने लिया है कि भारत में प्राथमिक स्तर पर लगभग 1.9%, उच्च प्राथमिक स्तर पर लगभग 5.2% और माध्यमिक स्तर पर लगभग 14.1% विद्यार्थी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं।
इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में लगभग 65 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है, जिससे सरकार द्वारा लगाए गए संसाधनों का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। नेक्स्ट है मानव पूंजी निर्माण में बाधा। शिक्षा मानव पूंजी निर्माण में भी बाधा डालती है। जब विद्यार्थी अधूरी शिक्षा के साथ प्रणाली से बाहर हो जाते हैं तो उनका कौशल, ज्ञान और उत्पादकता सीमित रह जाती है। इससे कुशल श्रमिकों की कमी हो जाती है, जो औद्योगिक और तकनीकी विकास को प्रभावित करती है। दीर्घकाल में राष्ट्र की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को कमजोर कर देता है। यानी जब हमारे कंट्री में, हमारे देश में कुशल श्रमिक नहीं होंगे, कुशल श्रमिक नहीं होंगे, तो औद्योगिक, तकनीकी और विकास हमारा प्रभावित होगा। नेक्स्ट है बेरोजगारी और अल्प बेरोजगारी में वृद्धि। नेचुरल है, एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी हुई होती है। अधूरी शिक्षा के कारण व्यक्ति को अच्छे रोजगार के अवसर नहीं मिलेंगे। वे कम वेतन वाले या असंगठित क्षेत्र के कार्यों में संलग्न हो जाते हैं। इससे बेरोजगारी और अल्प रोजगारी की समस्या बढ़ती है। शिक्षित बेरोजगारी भी तब उत्पन्न होती है जब शिक्षा की गुणवत्ता कम होती है। यानी हम एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उस एजुकेशन में क्वालिटी की कमी है, जिसे हम बोलते हैं गुणवत्ता विहीन शिक्षा। तो ऐसे में क्या होता है, कौशल बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं मिल पाता। नेक्स्ट है गरीबी का दुष्चक्र। शिक्षा में अपव्यय गरीबी को भी बढ़ाता है और गरीबी स्वयं अपव्यय का कारण बन जाती है। जब व्यक्ति उचित शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते तो उनकी आय सीमित रहती है। कम आय के कारण वे अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा नहीं दे पाते। इस प्रकार गरीबी और शिक्षा का दुष्चक्र लगातार ऐसे ही चलता रहता है। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक असमानता में वृद्धि। शिक्षा सामाजिक समानता का माध्यम है। जब समाज के कमजोर वर्ग जैसे ग्रामीण, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और लड़कियां अधिक मात्रा में विद्यालय छोड़ते हैं तो सामाजिक असमानता बढ़ती है। इससे समाज में वर्ग भेद और अवसरों की विषमता गहरी हो जाती है। इसमें कुछ डाटा दिया गया है। भारत के UDISE यानी यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन के आंकड़ों के अनुसार समाज के कमजोर वर्गों में विद्यालय छोड़ने की दर अधिक पाई जाती है। उदाहरण के लिए यदि हम ST की बात करते हैं, ST विद्यार्थियों में माध्यमिक स्तर पर लगभग 24% तक ड्रॉप आउट दर पाई गई। यदि हम SC स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो SC विद्यार्थियों में यह दर लगभग 18.6% रही। वहीं सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों में यह लगभग 10 से 11% के आसपास है। नेक्स्ट है मानसिक और भावात्मक प्रभाव। बार बार असफलता या विद्यालय छोड़ने से विद्यार्थियों में हीन भावना, आत्मविश्वास की कमी और निराशा उत्पन्न हो जाती है। वे स्वयं को अयोग्य समझते हैं और कई मामलों में यह मानसिक तनाव और अवसाद का कारण भी बन जाता है। इसमें भी आप देखिए डेटा दिया गया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में लगभग 13,000 से अधिक छात्रों ने आत्महत्या की, जिसका एक प्रमुख कारण परीक्षा में असफलता और शैक्षणिक तनाव बताया गया है। आप भी हैं, आप देख रहे हैं आसपास न्यूज़पेपर में बार बार आप देख रहे हैं, कभी एक सक्सेस बच्चा है या कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम टाइम पे सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि वो मानसिक रूप से, भावात्मक रूप से कमजोर हो जाते हैं और ऐसे में वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव है। इसके अलावा यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 7 में से 1 किशोर 10 से 19 वर्ष की बात कर रहे हैं, किसी ना किसी प्रकार की मानसिक स्वास्थ्य समस्या से प्रभावित है, जिसमें शैक्षिक असफलता और पढ़ाई से जुड़ा तनाव भी एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक समस्याओं में वृद्धि। ये बहुत बड़ा दुष्परिणाम है शिक्षा में अपव्यय का। अशिक्षा या अधूरी शिक्षा सामाजिक समस्याओं को बढ़ाती है, जैसे बाल श्रम, अपराध, नशाखोरी और बाल विवाह। जब बच्चे विद्यालय से बाहर हो जाते हैं तो उनके गलत गतिविधियों में संलग्न होने की संभावना बढ़ जाती है। इससे समाज में असुरक्षा और अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय उत्पादकता में कमी। शिक्षित और कुशल मानव संसाधन किसी भी राष्ट्र की उत्पादकता का आधार होते हैं। जब शिक्षा में अपव्यय अधिक होता है तो कार्यबल की गुणवत्ता घटती है। परिणाम स्वरूप उत्पादन, नवाचार और तकनीकी प्रगति में कमी आती है। यह भी आर्थिक विकास को धीमा कर देता है। इसके अलावा है जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव, लोकतांत्रिक मूल्यों पर प्रभाव, नवाचार और अनुसंधान में कमी। जैसे नवाचार और अनुसंधान की बात करते हैं तो उच्च शिक्षा तक कम विद्यार्थियों का पहुंचना नवाचार और अनुसंधान को प्रभावित करता है। यानी जब बच्चा ड्रॉप आउट या रिपीटेशन की समस्या से जूझता है तो बहुत कम परसेंट ऐसा होता है जो हायर एजुकेशन तक पहुंच पाता है। और क्योंकि नवाचार जो है हमारे रिसर्च है वो हायर एजुकेशन का ही पार्ट है, तो ऐसे में ये शिक्षा, तकनीक और प्रबंधन के क्षेत्र में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की कमी से देश की प्रगति को धीमी कर देती है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में कमी। ठीक है, वैश्वीकरण के युग में राष्ट्रों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। शिक्षा में अपव्यय के कारण जब कार्यबल पर्याप्त कुशल नहीं होता तो देश अंतरराष्ट्रीय बाजार में पीछे रह जाता है। विदेशी निवेश और औद्योगिक विकास भी प्रभावित होते हैं। तो हाँ, आप देख रहे हैं बच्चों कि शिक्षा में अपव्यय के कितने ही ज्यादा दुष्परिणाम हैं। नेक्स्ट जैसे पारिवारिक स्तर पर प्रभाव, इसके अलावा है लैंगिक असमानता में वृद्धि, राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों में बाधा। ये सभी शिक्षा में अपव्यय के दुष्परिणामों को दिखाते हैं। बात करते हैं भारत में शिक्षा अपव्यय की स्थिति। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद अपव्यय यानी ड्रॉप आउट और पुनरावृत्ति की समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। विशेषकर प्राथमिक से माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों का विद्यालय छोड़ना ग्रामीण क्षेत्रों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और बालिकाओं में अधिक देखा जाता है। गरीबी, पारिवारिक जिम्मेदारियां, गुणवत्ता की कमी तथा सामाजिक कारण इसके प्रमुख कारण है। इस समस्या को कम करने के लिए भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं प्रारंभ की है। यानी शिक्षा में अपव्यय की जो समस्या उत्पन्न हो रही है, यदि भारत की स्थिति को देखा जाए तो सरकार निरंतर शिक्षा में अपव्यय को रोकने के प्रयास कर रही है, कई योजनाएं बना रही है। जैसे कि आपके सामने है सर्व शिक्षा अभियान, सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। इसका उद्देश्य है प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना और सभी बच्चों को विद्यालयों से जोड़ना। दूसरा है मिड डे मील स्कीम, इसके माध्यम से बच्चों को निःशुल्क भोजन प्रदान कर उपस्थिति और नामांकन को बढ़ाने का प्रयास करना। नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान शुरू किया गया है। बाद में इन योजनाओं को समेकित कर समग्र शिक्षा अभियान लागू किया गया, जो पूर्व प्राथमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक समग्र विकास पर बल देता है। इन प्रयासों से अपव्यय की दर में कमी आई है, परंतु गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर सुधार आवश्यक है। आप देख रहे हैं सरकार लगातार शिक्षा में अपव्यय को रोकने के लिए तरह तरह की योजनाएं बना रही है, तरह तरह के फैसिलिटी सुविधाएं दे रही है। आप देखते हो स्कॉलरशिप भी बहुत बड़ी सरकार आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए स्कॉलरशिप प्रदान कर रही है, जो शिक्षा के अपव्यय को रोकने में बहुत बड़ा सहारा है। लेकिन फिर भी जो हमारा शिक्षा में अपव्यय है वो लगातार कम नहीं हो पा रहा है। शिक्षा में अपव्यय को कम करने के उपाय, यहाँ कुछ उपाय दिए गए हैं जिसकी वजह से हम शिक्षा में अपव्यय को कम कर सकते हैं। पहला है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रभावी क्रियान्वयन, जो आप देख रहे हैं किया जा रहा है। दूसरा है गुणवत्तापूर्ण एवं रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम, यानी हम यदि शिक्षा को क्वालिटेटिव बनाया जाए, क्वालिटेटिव यानी शिक्षा प्राप्त करके आप बाहर रोजगार भी प्राप्त कर सकें। गुणवत्तापूर्ण एवं रोजगार, यानी जब क्वालिटेटिव एजुकेशन होगा और दूसरा क्या होगा, आपका सिलेबस ऐसा होगा जो रोजगार उन्मुख हो, यानी उसको करके आप रोजगार प्राप्त कर सके, तब धीरे धीरे शिक्षा के अपव्यय को रोका जा सकता है। इसके अलावा प्रशिक्षित एवं प्रेरित शिक्षक, यानी विद्यालयों में ऐसे शिक्षक नियुक्त किए जाए जो छात्रों को मोटिवेट कर सके और वो ट्रेंड हो। छात्रवृत्ति एवं आर्थिक सहायता, आप देख रहे हैं सरकार लगातार छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने के लिए बड़ी बड़ी मात्रा में स्कॉलरशिप प्रदान कर रही है, जिसकी वजह से हम शिक्षा के अपव्यय को कम करने में सहायक हो सकते हैं। नेक्स्ट है विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विकास, यानी विद्यालयों में ऐसी फैसिलिटीज दी जाए ताकि विद्यार्थी विद्यालयों की तरफ अट्रैक्ट हो, अपनी शिक्षा को वो पूर्ण करे। अभिभावकों में जागरूकता कार्यक्रम और निरंतर और व्यापक मूल्यांकन प्रणाली। आर्थिक दृष्टिकोण से विश्लेषण किया जाए तो यदि शिक्षा को निवेश माना जाए तो अपव्यय उसकी प्रतिफल दर को घटाता है। बेकर के मानक पूंजी निर्माण
सिद्धांत के अनुसार शिक्षा पर किया गया व्यय भविष्य में आय वृद्धि के रूप में लौटता है, परंतु जब विद्यार्थी शिक्षा छोड़ देता है तो उसकी संभावित आय कम रह जाती है, जिससे व्यक्तिगत और सामाजिक लाभ दोनों कम हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि शिक्षा में अपव्यय की दो संकल्पनाएं हैं, ड्रॉप आउट और रेपिटेशन। और शिक्षा में जो अपव्यय के कारण है, यदि हम उनको मिलकर सरकार विभिन्न योजनाओं के द्वारा और हमारे अपने प्रयासों के द्वारा उस अपव्यय को रोका जा सकता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि शिक्षा में अपव्यय केवल शैक्षिक समस्या नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक समस्या भी है। ये मानव संसाधन के विकास में बाधा उत्पन्न करता है और राष्ट्र प्रगति प्रत्येक विद्यार्थी अपनी शिक्षा पूर्ण कर सके और राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सके। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे एक नए विषय के साथ।